And welcome back to SK Monicus. And first of all, तो thanks to all the viewers and all the supporters जिनकी help से basically मैं एक NASA के scientist के साथ I sat down with a NASA scientist and discussed physics with him. So that's pretty a big thing, at least for me and for anyone who would be interested in physics out there. So thanks to all the supporters and all the viewers जिन्होंने इतना support किया that I could basically reach at that stage. And since that this incident is something that is kind of very nice thing to happen in anyone's life who is actually interested in physics, the video should be special as well. इसीलिए आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है जहां पे हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या फिर डी ब्रॉगली फॉर्मूला के अंदर फैलेसी देखेंगे कि क्यों ये फॉर्मूला एक्चुअल में राइट नहीं है। डी ब्रॉगली ने तो बताया था कि कोई भी पार्टिकल है उसका एक वेवलेंथ हम लोग उससे असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैटर वेव हाइपोथेसिस। एंड अगर इसका मोमेंटम हमें पता है हम लोग डेफिनेटली एक काइंड की वेवलेंथ इससे असाइन कर देते हैं। वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला, लैम्डा इज द ओरिजिनल प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर द मोमेंटम। लेकिन ये एक्चुअल में फॉर्मूला रियल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता या फिर एटलीस्ट एक्यूरेटली नहीं करता एंड इसे थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है? उस पार्टिकल के वेव फंक्शन को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सके, जो कि फुल एक्यूरेसी के साथ आई विल रिमाइंड यू नहीं होता है। व्हाई सो? वेल, व्हाट डी ब्रॉगली टोल्ड यू कि अगर मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल एंड दिस हैज अ डेफिनेट मोमेंटम, so what I can do is assign with this a certain wavelength. So I can represent this particle as a particle wave. And यहाँ पे अगर ये मेरा एक particle wave है तो मुझे पता है कि मैं अगर इसके पास एक definite momentum है, this can be represented as a sinusoidal wave. So here we have something like this distance that you find here, this wavelength lambda, it is given by the original Planck's constant over the momentum, or 2 pi times the reduced Planck's constant over the momentum. So this is de Broglie's formula, right? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स के पास डेफिनेट मोमेंटम नहीं होते, तो यहाँ पे हमें एक डेफिनेट मोमेंटम यहाँ पे पुट करना पड़ता है जिससे हमें एक वेवलेंथ मिलती है एंड वही वेवलेंथ इस मैटर वेव की वेवलेंथ होती है। बट दिस डेफिनेट मोमेंटम इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैथमेटिकली स्पीकिंग मोमेंटम ऑपरेटर के आइगन वेक्टर्स या फिर आइगन फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट दैट मीन्स इज, फॉर इंस्टेंस इफ यू कंसीडर द श्रोडिंगर इक्वेशन, यहाँ पे आई एम कंसीडरिंग द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ऑपरेटर है, व्हाट ऑपरेटर इज दैट? दैट इज द हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टनियन क्लियरली एक फॉर्म की एनर्जी है, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? और ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन पे एक्ट करता है, जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो ये वेव फंक्शन ही है विद अ मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑन इट्स साइड। दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, राइट? तो इसी चीज को लीनियर अलजेब्रा के टर्म्स में यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास एक ऑपरेटर होता है, यू हैव एन ऑपरेटर इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ये किसी भी आइगन फंक्शन पे एक्ट करता है। अब सिंस आइगन फंक्शंस और एनी फंक्शन दैट यू कंसीडर, दीज आर ऑल वेक्टर्स, राइट? ये सारे वेक्टर्स हैं। भले ही अगर आपके पास एक फंक्शन हो तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू डू इट इन एन इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, बट दीज आर ऑल वेक्टर्स एंड एक ऑपरेटर एक वेक्टर पे ऑपरेट करता है एंड आपको अगर रिजल्ट मिलता है कि वही वेक्टर आपको मिल रहा है with a multiple on its side, with a scalar multiple which is clearly a scalar quantity here, तब ये जो हमारा ऑपरेटर जिस वेक्टर पे ऑपरेट करे इसे एक आइगन वेक्टर कहते हैं एंड दिस इज एन आइगन वेक्टर एंड ये जो मल्टीपल होता है इसे एक आइगन वैल्यू कहते हैं, दिस एन आइगन वेक्टर। लेकिन सिंस यहाँ पे हम जिन भी वेक्टर्स के साथ डील करें वो सारे फंक्शंस हैं, वी कॉल इट आइगन फंक्शन हियर। So here we have an eigen function. तब what we can say is कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है और एटलीस्ट द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन, इनफैक्ट इसमें अगर मैं टाइम वेगलिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा टी ई ओवर एच बार मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे एक कंप्लीट वेव फंक्शन मिल जाता है इन श्रोडिंगर इक्वेशन, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तब what I can say is कि h कैरेट टाइम्स द साई
the actual wave function, because this is considering only the time independent factor, मुझे पता चलता है कि ये वेव फंक्शन क्या है और ये वाला वेव फंक्शन क्या है. These are the eigen functions of Hamiltonian operator. That's it, right? And एक चीज जो कि इस इक्वेशन के बारे में बहुत स्पेशल होती है कि मान लो मैंने इसे किसी भी पोटेंशियल वैल्यू या पोटेंशियल फील्ड के लिए सॉल्व कर लिया एंड आई गेट माई आइगन फंक्शंस. इट इज समथिंग लाइक दिस. फॉर इंस्टेंस मैंने इन्फिनिट स्क्वायर वेल का कंसिडर किया. सो इन द इन्फिनिट स्क्वायर वेल these are the eigen functions of the Hamiltonian operator. These are the eigen functions of the Hamiltonian operator in the infinite square well. तब यहाँ पे अगर मुझे ये पर्टिकुलर मान लो nth आइगन फंक्शन मिल गया तो इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है, व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी? वी नो इट टू बी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर. मैंने एक इनफाइनाइट एनसेम्बल ऑफ पार्टिकल्स प्रिपेयर किया ऑल इन द सेम स्टेट, लेट्स से द nth स्टेट और nth स्टेशनरी स्टेट. मैंने उन सारों को nth स्टेशनरी स्टेट में रखा एंड वन बाय वन व्हाट आई डू इज कि मैं सारों की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ ऑल दीज पार्टिकल्स इन दिस इनफाइनाइट apparatus. एंड मुझे पता चलता है कि सारों के पास सेम एनर्जी है. व्हाई इज दैट हैपनिंग? Well, this is a determinate state of energy or of Hamiltonian. Determinate states क्या होते हैं? Determinate states are something like this कि quantum mechanics में हमें काफी indeterminacy मिलती है कि अगर मैंने एक infinite ensemble of particles prepare करके रखा है and उस apparatus में मैं हर particle को same state में रखता हूँ और मैं जाके वहां पे उसकी position measure करता हूँ या फिर momentum, तो although वो सारे same state में same wave function से represent हो रहे हैं, I am actually not getting the same values of position or of momentum in all these different states or different boxes. So you consider a situation of particle in a box, just exactly what we considered here, the infinite square well. तो यहाँ पे ये quantum mechanics की indeterminacy है. लेकिन what you can do is कुछ ऐसे भी states में आप उन्हें रख सकते हो and हर state से कुछ ऐसा एक observable correspond करता है कि आपने उस observable को measure किया and सारे states में और द स्टेट्स आर ऑल द सेम, सारे पार्टिकल्स पे मेजरमेंट करोगे इन अ गिवन स्टेट, ये ऑब्जर्वेबल सारी की वैल्यूज आपको सेम ही देगा. इन दिस केस इज द एनर्जी एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑपरेटर. अगर आपने हैमिल्टनियन ऑपरेटर यूज किया है सो ई द एनर्जी इज दैट ऑब्जर्वेबल, जो कि बेसिकली आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी फॉर ऑल द इन्फिनिट पार्टिकल्स एंड इसके स्टैंडर्ड डेविएशन एज यू कैन प्रेडिक्ट तब जीरो होने वाली है. इनफैक्ट आप इससे किसी भी ऑब्जर्वेबल के लिए यू कैन एक्सटेंड द आइडिया. सो यू राइट क्यू कैरेट साई इक्वल्स लेट्स से स्मॉल क्यू साई वेयर क्यू इज द आइगन वैल्यू, क्यू कैरेट इज द ऑपरेटर एंड साई इज दैट डिटर्मिनेट स्टेट. मतलब अगर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया तो मैं क्यू कैरेट एक ऑब्जर्वेबल है क्यू जिसका मैंने ऑपरेटर फॉर्म किया है क्यू कैरेट विद द रिप्लेसमेंट दैट एक्स कैरेट इज एक्स जस्ट गेट्स मल्टीप्लाइड एंड पी कैरेट इज माइनस आयोटा एच बार डी ओवर डी एक्स इन दिस केस. तब यहाँ पे मैंने क्यू कैरेट फॉर्म कर दिया. जब ये साई पे एक्ट करता है इट गिव्स अस एन आइगन वैल्यू टाइम्स द वेव फंक्शन इटसेल्फ. मतलब अगर मैंने इस पार्टिकल को आउट ऑफ दिस इक्वेशन जो भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं उसमें से किसी भी एक पे रख दिया, एक स्टेट में रख दिया, तब मुझे पता चलता है कि इस ऑब्जर्वेबल जिसका ये ऑपरेटर है को अगर मैं मेजर करता हूँ हर बार मुझे ये वैल्यू मिलेगी. रिगार्डिंग डिटरमिनेट स्टेट्स आई शूट अनदर लॉन्ग वीडियो ऑन इट, तो वो बेसिकली मेन कंसर्न नहीं है हमारे वीडियो का. So I'm assuming you know enough about determinate states and you don't need to know about determinate states even that much. यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न है कि जैसे हमें एनर्जी की वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू मिल सकती है इन द इन्फिनिट स्क्वायर वेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन स्टेट और आइगन फंक्शन, ऐसा आप कोई भी ऐसा स्टेट फॉर्म नहीं कर सकते जो कि मोमेंटम के लिए एग्जिस्ट करता है. व्हाई नॉट? वेल ऑल यू हैव टू डू इज यहाँ पे क्यू कैरेट से रिप्लेस करो मोमेंटम ऑपरेटर. सो हियर यू हैव मोमेंटम ऑपरेटर. यहाँ पे मैंने मोमेंटम वेव फंक्शन फाई ऑफ पी कंसिडर कर लिया एंड आई राइट इट इक्वल टू लेट्स से द आइगन वैल्यू आई एम अस्यूमिंग एज पी नॉट फाई ऑफ पी. मोमेंटम ऑपरेटर क्या है? वेल इट इज एच बार ओवर आयोटा डी फाई पी ओवर डी एक्स इक्वल्स पी नॉट फाई पी एंड दिस शुड गिव मी
डी फाइव पी ओवर डी एक्स, तो यहां पे मैंने ओवर में फाइव पी यहां कंसिडर कर लिया, इक्वल्स आयोटा एच बार पी नॉट डी एक्स, राइट? So I can basically integrate on both sides of the equation and have my result as phi p equals a exponential of iota h bar p naught. Wait, one thing that we made a mistake here, iota over h bar होना चाहिए. So don't mind this mistake, it's pretty common. So this is basically the momentum eigenfunction. मतलब यहां से जो भी मुझे वैल्यूज मिल सकते हैं, जो भी आइगन वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो उसके लिए आई कैन पुट इन एंड मुझे डिफरेंट आइगन फंक्शंस मिलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली एक सिंगल आइगन वैल्यू पॉसिबल है, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, दैट मींस कि आपके पास ये आइगन वैल्यू है, फिर ये आइगन वैल्यू, फिर ये आइगन वैल्यू है, भी पॉसिबल है। एक कंटिन्यूअस, इट इज द आइगन वैल्यूज आर इन अ कंटिन्यूअस रेंज, राइट? तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक मैं आपको एग्जांपल दूं, सो इट इज समथिंग लाइक द फ्री पार्टिकल केस, जब आपका फ्री पार्टिकल होता है। सो आई टोल्ड यू दैट पार्टिकल्स विद डेफिनेट एनर्जीज डोंट रियली एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, लेकिन वहां पे हम लोगों ने एक वेब पैकेट बना दिया था जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट कि कैसे मोमेंटम के लिए वही चीज की जाती है। बट फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी कि यहाँ पे ना इसको अगर मैंने स्क्वायर करने की कोशिश किया, वी नो दैट टू नॉर्मलाइज एनी वेव फंक्शन इज when you integrate that thing over all the space, the square of the modulus of that thing and ये 1 के इक्वल आना चाहिए। well that is when the wave function can be normalized and इसे एक proper normalization factor के साथ किया जाता है। but the problem is कि अगर बिना फैक्टर के भी अगर ये वैल्यू हमारी इन्फिनिट आ जाती है, आप कोई भी फैक्टर इंक्लूड करो तो भी इसके एक फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। what that means is कि हमारा कोई भी फंक्शन होना चाहिए for it to be a proper function actually describing physical reality, हमें पता होना चाहिए कि इस फंक्शन को अगर मैंने स्क्वायर किया, so it's a function of x assume from negative to positive infinity, ये lesser than infinity होना चाहिए, एंड जो भी फंक्शंस इस रूल को फॉलो करते हैं, we say these functions exist in a space what we call the Hilbert space, जिसमें इनफैक्ट सारे एक्चुअल वेव फंक्शंस इन क्वांटम मैकेनिक्स रहते हैं। सो वेव फंक्शंस लिव इन हिल्बर्ट स्पेस। नाउ अगर यही चीज मैंने इस आइगन फंक्शन के लिए ट्राई किया, सो हियर व्हाट आई फाइंड इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ व्हाट आई फाइंड हियर इज आयोटा पी नॉट ओवर एच बार टाइम्स आयोटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा पी नॉट ओवर एच बार ऑल ओवर डी एक्स, एंड यहाँ पे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, राइट? तो यहाँ पे अब मैंने बेसिकली यहाँ दिस इज अ फंक्शन ऑफ पी नॉट, राइट? इनफैक्ट पी टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी कैन इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू पी इंस्टेड। सो व्हाट यू डू इज टेक द मॉड ऑफ ए स्क्वायर आउटसाइड, दिस टर्म कैंसिल दिस टर्म, द इंटीग्रल ऑफ dp from positive infinity to negative infinity, it is an undefined result. So this is coming equal to infinity, even though you have a normalization factor here. इसीलिए मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड किया था। It is a normalization factor as I assumed it to be. तो पता क्या चलता है? This momentum eigenfunction is not square integrable, and what that means is कि ये eigenfunction Hilbert space में नहीं रहता है, and कोई भी eigenfunction अगर Hilbert space में नहीं रहता, that cannot depict physical reality. That tells you कि momentum eigenfunctions are not possible. Since momentum eigenfunctions are not possible, or the eigenfunctions that correspond to the momentum operator are not possible, इसका मतलब है कि आपके पास कभी भी एक ऐसा स्टेट नहीं होगा ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल जिसमें अगर आप एक मेजरमेंट करो तो हर बार अगर आप उसी स्टेट में ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स पे मेजरमेंट करोगे तो आपको एक ही वैल्यू ऑफ मोमेंटम मिलेगी। मतलब मोमेंटम की वैल्यूज में आपको डेफिनेटली रेंजेस मिलेंगे। व्हेन आई से रेंजेस मिलेंगे, व्हाट डू आई मीन? वेल आई मीन द सेम थिंग एज आई मीन फॉर द वेव पैकेट। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी आइगन वैल्यूज आर आल्सो नॉट पॉसिबल और एनर्जी आइगन फंक्शंस आर आल्सो नॉट पॉसिबल फॉर द फ्री पार्टिकल। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? वेल वी डेफिनेटली टुक अ रेंज ऑफ दीज एनर्जी वैल्यूज ऑफ दीज के वैल्यूज
that I defined to be the square root of 2me over h bar while solving the differential equation. And I said कि अगर आपके पास यहाँ पे इनकी certain you see range of values and इसी वैल्यू के आसपास even though it is a range but इसी वैल्यू के आसपास मैं उस रेंज को कंसिडर करता हूँ, what I can define is कि मैं एक वेव पैकेट फॉर्म कर सकता हूँ जो कि अब ट्रैवल कर रहा है. सो अगर आपने इन सबका एक लीनियर कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट दिस इज व्हाट यू कॉल अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे सम एक इंटीग्रल साइन से रिप्लेस होता है. सो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस थिंग एंड फॉर्म द लीनियर कॉम्बिनेशन, you find कि आप एक normalizable wave function form कर सकते हो as we did in the case of a free particle, and we formed a normalized wave function जो कि एक wave packet represent करता है. But what we saw in the end that the individual states themselves without a linear combination do not represent these particles. मतलब particle है तो as in the form of a wave packet है. So the same thing can be done over here over a range of momentum. तो अगर आपको इसे एक्चुअल में फिजिकली पॉसिबल करना है, दिस इज ओवर अ रेंज ऑफ मोमेंटम, वी हैव टू फॉर्म अ सिमिलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आइगन फंक्शंस. एंड व्हेन यू फॉर्म दीज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द आइगन फंक्शंस, आप इससे मोमेंटम की एक रेंज के ओवर करते हो. द वेरी फैक्ट दैट यू डू इट ओवर अ रेंज ऑफ मोमेंटम एंड आप कोई भी मेजरमेंट करोगे तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलने वाली है. The P naught eigen value that we considered over here, इसका मतलब किसी भी एक्चुअल एक इंडिपेंडेंट एक फ्री पार्टिकल के पास एक सिंगल मोमेंटम की वैल्यू नहीं होती है. एंड द फैक्ट दैट इसके पास एक मोमेंटम की वैल्यू नहीं होती है टेल्स यू कि आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि आप इस डी ब्रॉगली रिलेशन में रखोगे टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल. व्हाट डज दैट टेल यू? वेल दैट क्लियरली टेल्स यू दैट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट हाइपोथेसिस. ये आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स देती है. एंड द वेरी सेम थिंग यू कैन अंडरस्टैंड इवन दिस वे कि अगर आप मान लो आपके पास एक सिन्यूसॉइडल वेव है, क्योंकि ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है दिस डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स अ सिन्यूसॉइडल वेव ओनली. सो दिस इज a टाइम्स cos ऑफ p नॉट ओवर h बार प्लस आयोटा साइन ऑफ p नॉट ओवर h बार. इसी की अगर रियल मैं वैल्यूज देखूं, सो आई एम कंसिडरिंग ओनली अ कोसाइन फंक्शन एंड इट goes on infinitely. तो यहाँ पे कोई बाउंड्री भी नहीं है, there is no boundary over here. It goes on to infinity, it goes on to infinity this side, it goes on to infinity that side, and फिर मैं इससे एक wavelength assign कर सकता हूँ. How is it that I assign a wavelength to it? This is not a real particle. ये जो इक्वेशन यहाँ पे इस वेव को रिप्रेजेंट करे, this is not a real particle. So you can keep all this mathematics and physics aside and think only of this. अगर मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन होगा, आई विल से इट गोज इन दिस डायरेक्शन विद अ डेफिनेट मोमेंटम गिवन बाय h ओवर दिस वेवलेंथ ऑफ द सिन्यूसॉइडल वेव. एंड इस केस में मैं एक डेफिनेट मोमेंटम मैंने डिफाइन कर दिया, बट at the cost that it is extending to infinities on both the sides. And the very fact that it extends to infinities on the both the sides and it has a probability, you see, a constant probability of finding it in any certain point in space or any certain region of space tells you clearly कि ये एक रियल पार्टिकल नहीं है. एक रियल पार्टिकल के लिए ये मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी जो आपको बताती है कि एक रियल पार्टिकल के पास एक फिजिकल फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मोमेंटम नहीं हो सकती. सो आप क्या कर सकते हो, एक रेंज ऑफ मोमेंटम फॉर्म कर सकते हो अराउंड पी नॉट, नॉट एन एग्जैक्टली एन आइगन वैल्यू ऑफ पी नॉट बट अराउंड पी नॉट. एंड फिर उसमें आप क्या कर सकते हो, इस पी नॉट को रख सकते हो. स्टिल यू कैन पुट दिस पी नॉट राइट हियर एंड आपको एक ऐसी अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ मिलेगी जो कि आपको एक वेव पैकेट ऑफ दिस मोमेंटम फंक्शन आपको क्लियरली मिल रही है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो भी आपके पास वेव्स कंबाइन हो रही हैं उनके पास मोमेंटम पी नॉट होगा एंड दे हैव एन अप्रोक्सीमेट मोमेंटम ऑफ एच ओवर पी नॉट, सॉरी एन अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ एच ओवर पी नॉट. लेकिन ये एक कंप्लीटली फैक्चुअल रिजल्ट नहीं है, एक कंप्लीटली एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है. सो दिस इज व्हाट वाज wrong with de Broglie hypothesis here. Since de Broglie hypothesis भी अगर आप consider करो, this was there before the development of the modern quantum mechanics or of the quantum mechanics as its final form in 1927. So you have the Heisenberg's uncertainty principle or Schrodinger's wave and Heisenberg's matrix mechanics. Before all these came,
into the arena de Broglie hypothesis उस टाइम दिया गया था to explain the behavior of matter. So even when I say approximately, this is a very good approximation indeed कि इसे आप physically measure नहीं कर रहे हो. And electrons and the subatomic particles do behave according to waves gone by this, लेकिन mathematically ये right result नहीं है. It is only an approximation of particles for given wave packets that have ranges around this momentum, and इस momentum के ranges के around ही आप इसे एक wavelength assign कर रहे हो. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.